नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक गीत याद आ रहा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा बस इतनी सी है आरजू। दोस्तों ये गीत जो है वो मिट्टी पर आधारित है, हमारी मातृभूमि को समर्पित है और मिट्टी शब्द को बोलते ही बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत, बहुत सारी रचनाएं हमें याद आ जाती हैं। आप सही समझे हैं दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिट्टी के ऊपर, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों मिट्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मिट्टी है जो हमें सब कुछ दे रही है, वो पैदा करने वाली, आपको पुष्ट करने वाली वो मिट्टी है। इसलिए दोस्तों मिट्टी के महत्व को और मिट्टी की गुणवत्ता को समझना हमको बहुत जरूरी है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों मिट्टियों की जानकारी हमें रहना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के कौन से हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी का ज्ञान नहीं होने पर कई बार समस्या हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे कि आप सेब का फल खाते हैं या आम का फल खाते हैं या कोई और भी फल खाते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आ जाता है दोस्तों कि इस फल को तो मैं घर पे उगाऊंगा और इसमें जब अच्छे अच्छे फल लगेंगे तो मैं बहुत अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, साथियों के साथ इनको शेयर करूंगा, खूब एंजॉय करूंगा। दोस्तों आप बड़े अरमानों से मान लीजिए कोई लीची का पेड़ ले आते हैं और उस लीची के पेड़ को आप घर पे लगा देते हैं। घर पे लगाने के बाद, उसको उगाने के बाद आप उसको दिन में 3 बार तो देखने जाते हो कैसा है कैसा नहीं है, अभी अभी लाए हैं। इसके बाद उसमें पानी डालते हो, खाद डालते रहते हो, यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स उनको बार बार देखने जाते हैं और कई प्रकार की मन में कल्पना होने लगती है, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे आपका लीची का पेड़ हो। सपोज करो आप आम का पेड़ ही लेके आए तो आपके मन में गर्मी के मौसम में वो आम, पीले पीले आम, मीठे मीठे आम, रसदार आम आने लगती हैं, गुठलियों को चूसते हुए आप उनको फेंक रहे हैं। इस प्रकार की सारी कल्पना हो जाती है। दोस्तों इसी कल्पना में आप निरंतर सुबह शाम उस आम के पेड़ में पानी देते हैं और खाद भी डालते हैं, जो आवश्यकता होती है वो सब डाल देते हैं। और दोस्तों कुछ समय बाद उस आम के पौधे में एक छोटी सी पत्ती निकल जाती है तो आपकी जो कल्पना है, आपकी जो भावनाएं हैं वो और आगे बढ़ जाती हैं और दोस्तों फिर आपके उत्साह और बढ़ जाता है। फिर आप दिन में 2 बार की जगह 4 बार पानी देने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके अरमानों पर तुषारपात हो जाता है। दोस्तों वो जो पत्ती निकली थी वो पत्ती वहीं सिकुड़ कर रह गई और बाकी जो पत्तियां थी वही वहां पर सूख गई। लेकिन आपका हिम्मत जो है वो अभी भी कमजोर नहीं होती है, अभी भी आप पानी देते रहते हैं, अपने बच्चों को दिलासा देते हैं, देखो बेटा अभी चिंता मत करो, इसमें पत्तियां और निकलेंगी, चिंता मत करो, ये अभी बड़ा होगा, चिंता मत करो, इसमें फल लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो आप दिलासा देते हो, ये जो आप आश्वासन देते हो, कुछ दिनों बाद वो आश्वासन ही बेकार हो जाता है। जो पेड़ है उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, वो सूख जाता है और इसके बाद आपका भी आत्मविश्वास गिर जाता है। फिर आप पानी देने 2 बार 4 बार जो आप पानी देने जा रहे थे उसकी जगह 1 बार पानी देना चालू कर देते हो या कभी कभी तो पानी देना ही बंद कर देते हो और कुछ समय बाद आपके आम के पेड़ के अरमान समाप्त हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों आपके अरमान तो बहुत अच्छे थे, आप आम लगाना चाहते थे, आम खाना चाहते थे, लेकिन आपने वो जानकारी हासिल नहीं की जिस चीज की आपको आवश्यकता थी। क्योंकि आम का पेड़ लगाने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आम के पेड़ के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, किस प्रकार की वातावरण में आम का पेड़ लग सकता है, लीची का पेड़ लग सकता है, आपके पाइनएप्पल का पेड़ लग सकता है या कोई भी आपको बादाम का पेड़ लग सकता है कि आपके केले का पेड़ लगाना चाहते हैं या आप काजू का पेड़ लगाना चाहते हैं। दोस्तों हर प्रकार के पौधे के लिए हर प्रकार की अलग जलवायु और अलग मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको मिट्टी और जलवायु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि मिट्टी की जानकारी हमें क्यों आवश्यक है। दोस्तों भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं वैसे तो उनका जो है 7-8 प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन उनमें आपकी एक जो है 2-3 प्रकारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। मुख्यतः आप यहाँ पर 6 प्रकार की मिट्टियों को मान सकते हैं कि भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों भारत की मिट्टियों की एक विशेषता और है कि इन मिट्टियों में अधिकतर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसलिए आपने देखा होगा किसान लोग जो होते हैं वो यूरिया,
फास्फेट जो है, इस प्रकार के खाद का इस्तेमाल अधिक करते हैं। यूरिया खाद लेते हुए मिल जाएंगे आपको, फास्फेट वाला जो खाद है वो लेते हुए मिल जाएंगे। उसका कारण यही है कि हमारी ज्यादातर जो मृदाएं हैं, भारत में जितनी मृदाएं पाई जाती हैं, उन सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। दोस्तों जो भी आप काम करते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि मिट्टी ये किस प्रकार की मिट्टी है, ये जो मिट्टी है उसमें किस प्रकार की तत्वों की आवश्यकता होगी, किन तत्वों की इसमें प्रचुरता है, किन तत्वों की इसमें कमी है। इसीलिए दोस्तों भारत सरकार ने भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड भी शुरू किया है, जिसमें मिट्टी की पूरी क्वालिटी दी जाती है, मिट्टी में क्या तत्व मौजूद है, किन तत्वों की कमी है, किन तत्वों को हमको मिलाने की आवश्यकता है। दोस्तों इस चर्चा को ज्यादा विस्तार न देते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारत में मृदा, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां। तो मुख्यतः 6 प्रकार की दोस्तों, वो कौन कौन सी प्रकार की हैं जरा बोर्ड पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में मिट्टियां यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहां पर मिट्टियां दे रखी हैं। भारत में मिट्टियां जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और लवणीय मृदा। दोस्तों इनको याद करने में भी थोड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए, तो आपके लिए बीचों बीच, बिल्कुल बोर्ड के बीचों बीच, हाँ सुनो क्या हुआ, अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। हाँ अभी थोड़ी देर बाद लगा दूंगा, पहले मैं काम कर लूंगा, अब मत बोलना बीच में, ठीक है। ठीक है फिर। तो दोस्तों बोर्ड के बीचों बीच लिखा हुआ है, जल में लेटे लेटे तो तुम्हें सिर्फ बालू ही मिलाहट लगेगी, लाल काली मिट्टी चाहते हो तो उस पर्वत तक जाओ। ये दोस्तों एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आप सोचो कि साहब पानी में लेटे लेटे मेरे पास लाल और काली मिट्टी आ जाए, दोस्तों नहीं आएगी, क्योंकि पानी में लेटने पर वहां पर सिर्फ बालू हाथ में आती है। अगर आप उसको लेटे लेटे उठाओगे तो बालू हाथ में आएगी, तो वो बालू को आप कह सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। अगर आपको लाल और काली मिट्टी चाहिए तो दोस्तों पार करिए उस पार को, यानी उस नदी के उस पार पर जाइए, वहां पर पर्वत है, वहां से आप मिट्टी लेके आइए। तो आप इससे याद रख सकते हैं कैसे, देखिए जल का मतलब जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी की जा रही है। जल का मतलब क्या हुआ, जल का मतलब हुआ जलोढ़ मिट्टी। लेटे लेटे का मतलब हुआ लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इसके बाद बालू, तो बालू से आपको समझ में आना चाहिए मरुस्थलीय मिट्टी। फिर इसके आपके बाद लाल और काली, तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी, और इसके बाद उस पार पर्वत तक जाओ, यानी पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों वैसे और भी प्रकार बता रखी है कई बुकों में, लेकिन यहां पर आप इस मिट्टी के ये जो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, आपके 6 प्रकार, इन्हीं को याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस की मदद से 6 ही प्रकार की मिट्टियों के नाम याद रख सकते हैं। दोस्तों ये आपको याद कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, पहले है जलोढ़ मृदा। देखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा जो है वो नाम से स्पष्ट है, जल द्वारा बहाकर लाई गई या जल के द्वारा ओढ़ कर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। दोस्तों हिमालय पर्वत से जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, उन बड़ी नदियों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर मिट्टी बहाकर लाई जाती है। दोस्तों इसी मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। दोस्तों इन जलोढ़ मृदाओं में 2 प्रकार की मृदा होती है, एक आपकी पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ जो होती है उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नई जो जलोढ़ होती है उसमें पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा होती है, क्योंकि इसमें बारीक कण होते हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको दोस्तों बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। जो बांगर है आपकी वो पंजाब, हरियाणा, सतलज के मैदान में मिलती है, जबकि नवीन जो जलोढ़ है वो आपकी गंगा नदी के मैदान में मिलती है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो नदी के द्वारा बहाई जाके लाई जाती जो मिट्टी है उसमें चूने के कंकड़ जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, पोटास की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो आप याद रख सकते हैं इस मिट्टी में चूना और पोटास की मात्रा जो है आप अच्छी खासी संख्या में होती है, अच्छी खासी मात्रा में होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जैविक पदार्थ तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये तो बहाकर लाई जाती है, इसलिए ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि जैविक पदार्थ इसमें पानी के भाव के कारण क्या हो जाते हैं दोस्तों, बह जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
फिर आपकी आती है काली मृदा। तो देखिए दोस्तों, काली मृदा जो है वो आपको याद रखना है। काली मृदा जो है वो दरारी उद्भूदन के कारण पैदा होती है। बेसाल्ट चट्टानों के जो लावा होता है, उस लावा के ऊपर जो लावा निकलता है, लावा के बिखर जाने के बाद उसके कुछ ऊपर फिर क्या नाम से जैविक पदार्थों के मिल जाने से वो मृदा जो होती है वो काले रंग के रूप में, परत के रूप में सेट हो जाती है। उसी को काली मृदा कहा जाता है। तो ये दरारी उद्भूदन से यानी लावा के ऊपर आने के बाद, उसके फैलने के बाद जो मिट्टी बनती है उसको कहते हैं काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी बनने की ये प्रक्रिया है। अब ये यहाँ पर समझ लीजिए, ये कहां पर स्थित है? दक्कन ट्रैक के उत्तर पश्चिम में। याद रखना, दक्कन ट्रैक जो है वो आपका, देखिए अगर आप इंडिया का मैप लेते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से इंडिया के मैप में जो है आपके गुजरात से लेकर के इस प्रकार का जो एरिया है वो दक्कन ट्रैक कहलाता है। और दक्कन ट्रैक जो होता है, दक्कन ट्रैक कहलाता है दोस्तों। तो दक्कन ट्रैक के आपके लिखा हुआ उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर इधर की तरफ है और पश्चिम इधर की तरफ है। इस तरह से ये उत्तर और पश्चिम में पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। देखिए दोस्तों, इसके बाद मालवा, गुजरात, काठियावाड़, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूरू पठार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार, काली कपासी। अब देखिए इसमें कुछ स्थान दे रखे हैं जिनको आपको याद रखना है, वो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ये इसका नाम आपको याद रखना है। इसको उष्ण कटिबंधीय चैर नोजम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये कपास, गेहूं, गन्ना, ये जो प्रमुख जो आपकी पैसा देने वाली फसल है, जो आपकी नकदी फसल है, उस प्रकार की फसलों में ये ज्यादा जो है, विशेषकर कपास और गन्ना जो है, इस प्रकार की अच्छी उपज देने वाली और अच्छे पैसा कमाने वाली फसल इसमें उगाई जाती है। इसमें जल धारण की बहुत क्षमता होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपोर्टेंट बात आपको और याद रखनी है, ये जो टाइटेनीफेरस हेमेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। ये इंपोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि ये जो काली मिट्टी होती है, टाइटेनीफेरस हेमेटाइट जो तत्व होता है, इसके वजह से जो मृदा होती है वो काली होती है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। इसके अलावा उसमें कंकड़ होते हैं दोस्तों, तो कंकड़ जिसमें होते हैं वहां पोटास और चूने की मात्रा अच्छी हो जाती है। तो आपको याद रखना है, पोटास और चूने की मात्रा अच्छी होती है। और लोहा, एल्युमिनियम तो आमतौर पर हर प्रकार की मिट्टी जो होती है उसमें पाई जाती है। मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन इसमें ह्यूमस की जो है मात्रा वो भी काफी अच्छी होती है। इसमें ह्यूमस भी काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, इसलिए ये काफी उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, क्योंकि इसमें सारे तत्व आ गए दोस्तों, इसलिए। इसके बाद आती है आपकी लाल मृदा। लाल मृदा जो है दोस्तों, दक्कन के पठार के जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनती है। ग्रेनाइट और नीस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनसे बनती है। ये पश्चिमी घाट के गिरिपदीय भागों में, उड़ीसा, आपके छत्तीसगढ़, फेरिक ऑक्साइड के कारण, अब ध्यान दीजिए इसमें ये महत्वपूर्ण शब्द है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और अब यहाँ पर इसमें कुछ बातें लिख रही है, ये व्यर्थ में लाल हो रही है। क्यों हो रही है भैया व्यर्थ में लाल? व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि बेवजह गुस्सा हो जाता है और व्यर्थ में लाल हो जाता है, जबकि कारण कुछ नहीं होता है, या उसके पास कुछ दमदारी कुछ नहीं होती, फिर भी लाल हो रहा होता है। ऐसे ये लाल मिट्टी है, इसमें कोई पोषक तत्व तो है नहीं है, लेकिन व्यर्थ में लाल हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये व्यर्थ में लाल हो रही है। क्योंकि ना तो उसके पास एन है, ना पी है, ना पोटास है। एन का मतलब नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, पी का मतलब उसके बाद फास्फोरस नहीं है दोस्तों, उसके बाद पोटास भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है। फिर ये क्या, किस बात के लिए लाल हो रही है? इस पर क्या पावर है, लेकिन लाल हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल मिट्टी में इस प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते, तो ये लाल होकर व्यर्थ में लाल हो रही है। ऊंची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली और आलू पैदा होते हैं। निम्न भूमि पर चावल, रागी और बाजरा पैदा होते हैं। दोस्तों, ये आपको इसमें खास बातें याद रखनी है। इसके बाद आपकी आती है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो है, ये मिट्टी मुलायम होती है और सूखने पर कठोर हो जाती है। इस क्वालिटी के कारण इससे ईंटें बनाई जाती हैं दोस्तों। क्या बनाई जाती है? ईंटें बनाई जाती हैं। और इसी ईंटों को, ईंटे शब्द जो है उसी से ये लेटेराइट शब्द आया है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इसमें विपरीत गुण पाए जाते हैं। विपरीत गुण का मतलब देखिए दोस्तों, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा, ये थोड़ा सा दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण हैं। इन दोनों विपरीत गुणों में ये मिट्टी रहती है, यानी एक तरफ तो भयंकर तापमान रहता है और एक तरफ भयंकर वर्षा भी होती है। इसलिए इस विपरीत गुणों के कारण क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति विपरीत गुणी लोगों की संगत में पड़ जाता है, विपरीत गुणी लोगों की संगत में पड़ जाता है दोस्तों, उसको कई प्रकार के दुर्व्यसन लग जाते हैं, शराब पीने की आदत पड़ जाती है। परिणाम ये निकलता है कि शराब ज्यादा पीने की वजह से उसका दीवाला निकल जाता है, उसको चूना लग जाता है, उसको लोग दोस्त यार जो होते हैं वो पैसे
जो है उससे खर्च करवाते रहते हैं, उसको चूना लगाते रहते हैं। इसी प्रकार से बेचारी ये लेटेराइट मिट्टी थी, इसकी एक उच्च तापमान और ये क्या नाम से एक आपका भारी वर्षा, इन दोनों की संगत में पड़ गई। इन दोनों की संगत में पड़ने के कारण इसको चूना लग जाता है और इसकी प्रेमिका सिलिका जो होती है वो भी इससे यहाँ से चली जाती है दोस्तों। तो चूना लगा और सिलिका भी गई, ये आपको याद रखना है। संगत में पड़ने पर चूना लग जाता है और प्रेमिका सिलिका जो है वो भी चली जाती है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों? इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि चूना जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें सिलिका भी नहीं पाई जाती है दोस्तों। लोहा और एल्यूमिनियम तो सभी जगह होती है। अब इसने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप सिलिका, प्रेमिका से कहा इसने, सिलिका तुम अगर जा रही हो तो चली जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा। और इसलिए उसने कहा कि मेरे पास लोहा है, मेरे पास लोहा है, और लोहा और एल्यूमिनियम तो मेरे पास है। लाल रंग इसका होता है दोस्तों क्योंकि उच्च तापमान में रहती है, इसलिए इसका रंग जो है वो लाल होता है। पश्चिम घाट पर्वत की गिरिपद क्षेत्रों में, पश्चिम घाट जो है दोस्तों उसके गिरिपद क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, तो इस पश्चिमी घाट के थोड़ा सा निचले हिस्से में इधर की तरफ जो है ये पाई जाती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की तरफ, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये पाई जाती है। और असम, मेघालय के पठारी भागों में पाई जाती है। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणु होते हैं। उच्च तापमान होने के कारण जो पनपने वाले जीवाणु होते हैं उससे ह्यूमस नहीं बन पाता और ह्यूमस नष्ट हो जाता है, इसलिए ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की भी क्या होती है? कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपका, फास्फोरस, जैव पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका पर्वतीय मृदा। देखिए पर्वतीय मृदा जो है देखिए दोस्तों, जो आपका ऊंचा हिस्सा है, जहाँ पहाड़ है वहां पर पर्वत अधिक जहां पर है वहां पर ये मृदा पाई जाती है। तो हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय भागों में जहां पर ऊंचाई ज्यादा है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी काफी ढीली और मुलायम होती है। इसकी विशेषता होती है अम्लीय होती है। अभी अम्लीय कैसे अम्लीय होती है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो ऊंचाई पर पहुंचने पर इस मिट्टी में क्या जाता है? प्राउड आ जाता है। और प्राउड आने पर आदमी क्या होता है? ऐंठता है दोस्तों। जब ऐंठता है तो दोस्तों ऐंठने पर आप जानते हैं किसी भी चीज में जिसमें ऐंठनापन होता है वो अम्लीय होता है। जैसे आपकी इमली होती है तो ऐठा नहीं होती है, इसलिए वो क्या होती है? अम्लीय होती है। इसी प्रकार से ये मिट्टी भी क्या हो जाती है दोस्तों? अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा पोटास, फास्फोरस, चूना की इसमें कमी होती है दोस्तों, क्योंकि घमंडी रहती है, ये घमंड करती है। तो देखो जिनके पास, जो घमंड करता है उसके पास कुछ नहीं रहता, तो पोषक तत्व कुछ नहीं है, फिर भी ये जो है काम में आती है। जैसे देखिए आपका कहवा, चाय, मसाले, फलों की खेती के लिए काफी उपयोगी है। तो आपके केरल, कर्नाटक वगैरह जहां पर चाय वगैरह, कहवा ज्यादा पैदा होता है, जम्मू कश्मीर है दोस्तों, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी लवणीय मृदा। तो जो लवणीय मृदा है ये उच्च तापमान होता है दोस्तों, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे आपका राजस्थान का मरुस्थल है तो वहां पर उच्च तापमान होता है और वहां पर कार्बनिक पदार्थ इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के गिरने से ही तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, वो सब कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलते हैं तो उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो वो कार्बनिक पदार्थ तो पाए नहीं जाते पेड़ नहीं होने की वजह से। इस वजह से मिट्टी जो है उसमें ह्यूमस भी नहीं पाया जाता और ना ही ये उपजाऊ होती है दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर इसमें रेत होती है। क्या होती है? रेत। आप जानते हैं बलुई मिट्टी जो होती है। हाँ, इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आप सोच नहीं सकते, जैसे कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर कमी केवल नाइट्रोजन और ह्यूमस की। अगर ये नाइट्रोजन ह्यूमस मिल जाए तो दोस्तों फिर ये मान के चलो कि ये मिट्टी काफी उपयोगी हो सकती है। तो उर्वरकों का प्रयोग करके ये मिट्टी जो है फसल उत्पादन के काम में आ भी जाती है। आपने देखा होगा मरुस्थल में भी आजकल काफी खेती हो रही है, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जहाँ पानी उपलब्ध हो जाता है वहां पर काफी अच्छी खेती की जा सकती है दोस्तों। तो ये आपको कुछ जानकारी बताई गई दोस्तों। आप थोड़ा सा कुछ बातें और कर लेते हैं कि लाल और काली की स्थिति को कैसे याद करें। तो देखो दोस्तों, ये गाना याद आ रहा है, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये गाना है दोस्तों। तो काली काली आंखें और गोरे गोरे गाल। तो देखो इस गाने के जो शुरुआती शब्द उसमें काला आता है और बाद में आता है क्या? गोरे यानी लाल। तो आप इससे याद रख सकते हैं दोस्तों, जो आपका इंडिया का जो मैप है उस मैप में यहां पर छोटा सा बता देते हैं आपको दोस्तों। इंडिया का जो मैप है जैसे इस तरह से आप इसको याद बना सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका इंडिया का मैप है दोस्तों। यहां पर जो आपका दक्कन ट्रैप है, इस प्रकार का जो दक्कन ट्रैप है, इस दक्कन ट्रैप के आगे कौन आएगा? देखो काली, काली काली आंखें यानी काले। तो काले का मतलब पहले ये आएगा उत्तर और पश्चिम में,
उत्तर और पश्चिम में काली काली मिट्टी पाई जाएगी। उत्तर पश्चिम में क्या पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों। और दक्षिण, फिर इसके बाद क्या था? गोरे गोरे काले, यानी लाल मिट्टी बाद में आने वाली है। तो ये आपकी आ जाएगी दोस्तों दक्षिण में और पश्चिम में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, काली मिट्टी उत्तर पश्चिम में और जो है लाल मिट्टी वो आपके दक्षिण पश्चिम पाई जाती है। किसके? दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम में काली और दक्कन ट्रैप के दक्षिण पश्चिम में आपकी जो है लाल मृदा पाई जाती है, क्योंकि काली काली आंखों में काली पहले आएगी, गोरे गोरे गाल यानी लाल मिट्टी बाद में आएगी। तो उत्तर पूर्व में आपकी काली है और दक्षिण पश्चिम में आपकी लाल है। इस गाने की मदद से आप ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ हास्यजनक बातें की थी, उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कि देखिए दोस्तों, जो जलोढ़ मृदा होती है वो दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो ये तो आपको याद ही जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर काली मृदा है, तो काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको, रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि टाइटेनीफेरस हेमेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। ये काफी उपजाऊ मृदा होती है दोस्तों, इसमें जल धारण की अच्छी क्षमता होती है। लोहा, एल्युमिनियम, पोटास, मैग्नीशियम सब तत्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें ह्यूमस की मात्रा भी काफी अच्छी रहती है, इसलिए ये काफी उपयोगी मृदा है, काफी उपजाऊ मृदा है। लाल मृदा को देखिए दोस्तों, लाल मृदा जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण ये लाल हो जाती है। क्योंकि अब यहाँ पर इंपोर्टेंट जो हास्यास्पद बात है और जो इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है, ये व्यर्थ में लाल हो रही है भाई। इसके बाद तत्व तो कुछ नहीं है, ना तो एन है, ना पी है, ना पी है, ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है और ना पोटास है, फिर भी ये लाल हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। लेटेराइट मृदा के बारे में हास्यास्पद बात आपको जो याद रखनी है कि उच्च तापमान और ज्यादा वर्षा, उच्च वर्षा याद रख सकते हैं आप। उच्च तापमान, उच्च वर्षा विपरीत गुणों के बीच में फंस गई है, विपरीत गुणों की संगत में पड़ गई। तो बुरी संगत में क्या हुआ? शराब पीने की आदत पड़ गई। शराब पीने की आदत की वजह से इसको चूना लग जाता है दोस्तों, और इसकी प्रेमिका सिलिका भी चली जाती है। यानी चूना लगने की वजह से का मतलब ये है कि इसमें चूना की कमी होती है, और सिलिका, इसकी जो प्रेमिका वो भी चली जाती है, इसमें सिलिका भी नहीं होती है। लेकिन ये कहता है कि मेरे पास लोहा और एल्युमिनियम है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी पावर रखता हूँ। चली जाओ तुम प्रेमिका, कहाँ जाने जाती हो वहां चली जाओ, लोहा और एल्युमिनियम मेरे पास है। तो इसमें लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है कि उच्च तापमान होने की वजह से जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, इस वजह से ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। जो पर्वतीय मृदा होती है दोस्तों, तो पर्वतीय मृदा आपके इसकी हास्यास्पद बात क्या है कि ये पर्वतीय जो मृदा होती है, ऊंचाई पर चढ़ने पर जब व्यक्ति जीवन में ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है, और घमंड आने की वजह से वो ऐंठने लगता है, इसलिए वो अम्लीय हो जाता है, दोस्तों खट्टा लगने लगता है, लोगों को देखने में बुरा लगने लगता है। ऐसे ही ये पर्वतीय मृदा जो होती है अम्लीय होती है। एक तो आपको ये याद रखना है, और दूसरी बात ये है कि इसमें पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, क्योंकि पोटास फास्फोरस जो पोषक तत्व होने चाहिए वो पोटास फास्फोरस तत्व और चूना जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि घमंडी स्वभाव के कारण ये सब चले जाते हैं। इसके अलावा ये कहवा, चाय, मसालों, फल की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो ये पर्वतीय मृदा की विशेषता आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और लवणीय मृदा जो होती है या मरुस्थलीय मृदा जो होती है दोस्तों, ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जहां पर वनस्पति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रहती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम रहती है। हाँ, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा रहती है। और हाँ, एक आपको याद रखना है, इसको आप बिल्कुल बेकार मिट्टी न समझें, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है फास्फोरस भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, और आपका पोटास भी पाया जाता है। सिर्फ कमी होती है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की। तो आप इसको बिल्कुल बालू मिट्टी को या मरुस्थलीय मिट्टी को बिल्कुल बेकार न समझें, काफी उपयोगी है। अगर उसमें पोषक तत्व मिला दी जाए, अगर उसमें पानी देने की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से वो काफी उपयोगी हो सकती है हमारी कृषि के लिए। दोस्तों इस प्रकार से हमने 6 मृदाओं को पढ़ा है और कुछ हास्यास्पद बातों को जोड़ा ताकि आप इनको याद रख पाएं, और मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीजें याद रह पाएंगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।